दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड स्टार्स क्लासेस। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। तो आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था सभी साइंटिस्ट का मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, सबका गुण डिस्कस कर चुका हूँ और मेंडलीव के बारे में बताए थे कि मेंडलीव साहब जो थे उन्होंने क्या किए थे, सभी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण निकाले थे और जिसका जिसका समान भौतिक गुण और रासायनिक गुण था उनको परमाणु भार के आधार पर इसको बैठाना शुरू कर दिए थे। तो उनका भी डिमेरिट आया था, बताए थे आपको, उनका भी अवगुण था। अवगुण ये था कि एक वर्ग को दो उपवर्ग में जो बांटे थे ए और बी रख दिए थे, उसमें क्या था कि अक्रिय गैस और क्षारीय गैस को एक ही वर्ग के अंतर्गत डाल दिए थे। उसके बाद दूसरा अवगुण था कि पूरा का पूरा तत्वों को उस समय वो बता नहीं पाए थे। तो दो तीन चार अवगुण जो था हम आपको बता चुके हैं अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में। तो अब बात आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसने मोजले साहब ने, मोजले पढ़ा जाता है, हेनरी मोजले के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इसको सभी लोग मोसले भी बोलते हैं। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो बात ये है कि उन्होंने जिस समय, मोजले साहब ने जिस समय एक अपना आविष्कार कर रहे थे, एक्सरे का आविष्कार कर रहे थे, तो एक्सरे का आविष्कार करते करते उनका ध्यान चल गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर, मतलब मेंडलीव के आवर्त सारणी पे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी पे उनको ध्यान गया। तो ध्यान जाने के बाद उन्होंने देखें कि एक्स रे का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक तत्व पर वो अपना उसका आवृत्ति देना शुरू करते हैं। और उन्होंने देखें कि मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था कहीं न कहीं फॉल्ट आ रहा था, कहीं न कहीं डिमेरिट आ रहा था, कहीं न कहीं अवगुण आ रहा था। तो उसको समझे और मेंडलीव साहब के परमाणु भार पे जो थे उन पे देखा गया। उनको ऐसा लगा कि परमाणु भार पे जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव साहब बनाए वो कहीं न कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा। उन्होंने क्या किए, मोजले साहब ने क्या किए कि एक्स रे का जो आवृत्ति है सभी तत्वों पर दी। सभी तत्वों पर देने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये जो होता है परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है, मतलब एक्स रे का जो आवृत्ति होता है वो परमाणु क्रमांक की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उन्होंने मेंडलीव साहब के थ्योरी को कहीं न कहीं फेल कर दिया। फेल करने के बाद उनको ये पता चला कि जो एक्सरे की आवृत्ति होता है वो और परमाणु क्रमांक के मध्य एक वक्र आलेखित किए और उस वक्र के अंतर्गत देखा गया कि जो सभी तत्व जो तत्व समान गुणधर्म रखते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पे उसको लिया जाए तो पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उन्होंने वही किए ही है कि एक्सरे का किरण डाले उस पर, उसका आवृत्ति कैलकुलेट किए और एक्सरे और उस तत्वों का परमाणु क्रमांक कैलकुलेट किए और दोनों के मध्य एक ग्राफ खींचे। तो ग्राफ में देखा गया कि एक सरल रेखा में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो उसको ये पता चला कि मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल जो परमाणु भार के आधार पर दिए हुए थे वो कहीं न कहीं गलत साबित हो गया। इतना समझ में आ गया बात। तो उन्होंने उस आवृत्ति को परमाणु क्रमांक से रिलेट करते हुए एक आवर्त सारणी बनाया, उसी को बोलते हैं हम लोग मोजले का आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। अब उन्होंने क्या किए कि मोजले साहब ने आवृत्ति के मतलब क्या एक्सरे की आवृत्ति को जब परमाणु क्रमांक से कैलकुलेट करें तो एक सीधी रेखा में लाया है और सीधी रेखा में लाइन आने के बाद उस सभी तत्वों को जो समान गुणधर्म रखता है उसको उसी वक्र के अंदर बैठाना शुरू कर दिए और शुरू करने के बाद एक आवर्त बना दिए। तो आवर्त में तो आप सबको भी पता होगा कि आवर्त में टोटल जो होता है वर्ग जो होता है 18 वर्ग होता है, मालूम है, क्योंकि 18 वर्ग के अंतर्गत क्या होता है कि पहला और दूसरा वर्ग इस ब्लॉक कक्षक का होता है और 13 से लेकर के 18 तक टी ब्लॉक का कक्षक होता है और 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक का कक्षक होता है और एफ ब्लॉक का कक्षक होता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किए, मोजले साहब ने क्या किए कि टोटल वर्ग जो बनाए हैं, वर्ग टोटल बनाए 18, ठीक है। और जो मेंडलीव साहब दिए थे हर एक वर्ग में दो उपवर्ग जो बांटे थे उसको ना बांट करके एक वर्ग में रख दिए। तो वर्गों की संख्या अगर पूछा जाए तो वर्गों की संख्या कितना है, टोटल 18 वर्ग है। अगर बात किया जाए इसका आवर्त का, अगर बात किया जाए आवर्त का, अगर बात किया जाए तो टोटल आवर्त कितना है 7। मतलब
इस प्रकार का अगर लाइन खींचेंगे इसको आवर्त के नाम से जाना जाता है, इसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्ग कितना था 18 और आवर्त कितना है टोटल 7। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए, तत्वों के प्रकार निकालना स्टार्ट किए। तत्वों के प्रकार को किस प्रकार पाते हैं कि अगर कोई भी तत्वों का इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में एस ब्लॉक में अगर आ रहा है तो एस वर्गों के तत्व माना जाता था। पी अगर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पी कक्षा के अंतर्गत आता था तो पी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। अगर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक आता था डी ब्लॉक का, और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर ए ब्लॉक आता था तो ए ब्लॉक को। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किए, एक आवृत्ति एक मतलब आवर्त में एक सारणी में एक पीरियोडिक टेबल में बनाना शुरू कर दिए। तो शुरू करने के बाद उन्होंने तत्वों को अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से उनको बैठाना शुरू कर दिए। जो एस कक्षा का था एस कक्षा का बन गया, जो पी कक्षा का था पी कक्षा का, जो डी कक्षा का था और डी कक्षा का, जो एफ कक्षा का था वो एफ कक्षा का बना। और बात ये आता है कि उन्होंने तत्वों का 4 प्रकार बनाए। टोटल मोस्ले साहब ने तत्वों का 4 प्रकार बनाए थे। एक एस, पी, डी और एफ 4 कक्षा के रूप में इसको बांटे थे। अब मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी किस तरह बेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सॉरी मोजले साहब का। हाँ, ये है आधुनिक आवर्त सारणी या मोस्ले का आवर्त सारणी। ऐसा बोला जाता है कि जो मोस्ले का आवर्त सारणी है वो मोस्ले साहब केवल अकेले मिलकर नहीं दिए, इसमें बहुत सारे था, मतलब डी ब्रोगली बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे इस आवर्त सारणी को बनाने में, लेकिन सबसे ज्यादा काम किए थे मोस्ले साहब, इसलिए मोस्ले का आवर्त सारणी सब पढ़ता है। तो मोस्ले के आवर्त सारणी में क्या किया गया, इसमें टोटल अगर बात करें मोस्ले के आवर्त सारणी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्ग है टोटल। ठीक है, 18 वर्ग में टोटल बांटा गया है और टोटल 18 वर्ग है। और टोटल बात किया जाए तो इसमें अगर बात किया जाए आवर्त का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त के रूप में। तो इसमें अगर मोस्ले का आवर्त सारणी अगर आपसे पूछेगा तो कितना वर्ग है, 18 वर्ग है और टोटल आवर्त कितना है, 7 आवर्त है। अब मोस्ले साहब ने क्या किए, जो मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था जो परमाणु भार से रिलेटेड था, उनको परमाणु भार से ना बना करके किससे बनाया, परमाणु क्रमांक में बनाया। क्योंकि एक्सरे का आवृत्ति सभी तत्वों पर दिए और सभी तत्वों को देने के बाद उनका जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो समान आ रहा था उनको एक ग्राफ से क्या किए थे, उसको ड्रॉ किए थे और वो जो ग्राफ आ रहा था एक सीधी लाइन में आ रहा था। तो मोस्ले का आवर्त सारणी में इसमें टोटल जो है कितना वर्ग है, 18 वर्ग और टोटल आवर्त कितना है, 7। इसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आवर्त को लघु आवर्त माना है। लघु आवर्त, इसको लघु आवर्त माना गया। लघु आवर्त इसलिए माना जाता है क्योंकि पहला जो वर्ग है उस पहला जो आवर्त है उसमें 2 तत्व है, दूसरा आवर्त में कितना तत्व 8 और तीसरा में कितना है 8 तत्व है। तो पहला में एक हाइड्रोजन और हीलियम, पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व और तीसरा में भी कितना है 8 तत्व है, मतलब 8 एलिमेंट है। लेकिन अब बात करते हैं कि चौथा और पांचवा को उन्होंने दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। दीर्घ आवर्त इसलिए माना जाता है नाम क्योंकि चौथा और पांचवा में टोटल जो संख्या बन गया है, टोटल 18 तत्वों की 18 तत्व हो गए हैं, मतलब कि 8 से कितना 18 हो गए। और पांचवा और छठा और सातवां को जो नाम दिया गया है, छठा और अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। अति दीर्घ आवर्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों में 32 तत्व है। तो टोटल याद रखना कि पहला में 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा आवर्त के अंतर्गत 8 तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तीसरा में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर बात करें चौथा और पांचवा में जो आवर्त है टोटल 18 तत्वों का आवर्त है। यदि पोटासियम से अगर लेकर के करें तो क्रिप्टन तक ये आता है चौथा आवर्त के अंतर्गत। पांचवा आवर्त में रुबिडियम से लेकर के आता है जेनम तक। छठा और सातवां को अति दीर्घ आवर्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 32 तत्व है। आपको दिख रहा होगा यहाँ टोटल कितना 18 तत्व है और 14 तत्व लेंथेनॉइड का, 14 तत्व एक्टिनॉइड का।
14 तत्व कहाँ से स्टार्ट होता है? लेंथेनाइड के बाद जो भी तत्व आता है वो लेंथेनाइड ग्रुप का होता है, और एक्टिनोइड के बाद जो भी तत्व आता है वो एक्टिनोइड का ग्रुप के आता है। तो ये था मोसले का आवर्त सारणी था। अब मोसले साहब ने क्या किए, इसको वर्ग और आवर्त में तो बांटे दिए, साथ साथ इस तत्वों को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से ही बांटे। इसमें क्या किए हैं कि इन सभी तत्वों को चार प्रकार से बांटा गया है, एक एस, एक पी, एक बी और एक एफ। एस का मतलब हुआ कि जिस तत्वों का इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर एस कक्षक में आएगा तो एस तत्वों का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एस तत्व बोला जाता है। जिस तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आएगा उसको पी तत्व बोला जाता है। जिस मतलब तत्वों का इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में अगर डी ब्लॉक में आता है तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जिसमें एफ आएगा उसमें एफ कक्षक के तत्व बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पहला और दूसरा वर्ग जो होता है एस कक्षक के तत्व होता है, एस कक्षक के तत्व, और 13 से लेकर के 18 तक पी कक्षक के तत्व होता है, पी कक्षक के तत्व होता है। और अगर बात करें तो 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 तक का जो भी वर्ग है, 3 से 12 तक का वर्ग वो कहलाता है डी कक्षक के तत्व कहलाता है, डी कक्षक के तत्व कहलाता है। बाकी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है एफ कक्षक के तत्व है। तो अब बात ये आता है कि अगर ये छठा और सातवां आवर्त के अंतर्गत आता है तो उसको इसमें रखा क्यों नहीं गया? उसको इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को इसमें रखा जाता तो ये पीरियोडिक टेबल जो भी इस प्रकार से बना हुआ कुछ बेढंगा टाइप का होता, मतलब कुछ अच्छी तरीके से इसका शेप, साइज, आकार वगैरह नहीं आता, इसलिए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को क्या किया है, बाहर निकाल दिया गया। तो अब एस कक्षक के तत्व क्या होता है उसको समझाएंगे। तो एस कक्षक के तत्व उसको बोलते हैं जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आता है उसको एस कक्षक के तत्व बोलते हैं। पी कक्षक के तत्व उसको बोलते हैं जिसके बाहरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आएगा उसको पी कक्षक के तत्व बोलते हैं। और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसके बाहरी इलेक्ट्रॉन डी में आएगा उसको डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एफ कक्षक का मतलब जिसके बाहरी इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में आएगा। तो आपको ये सब याद आना चाहिए। पहला और दूसरा वर्ग जो होता है एक कक्षक के तत्व होता है, एस कक्षक के तत्व होता है। 13 से 18 तक पी कक्षक के तत्व होता है। 3 से 12 तक जो होता है डी कक्षक के तत्व होता है। इसको संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से एक कक्षक एस कक्षक के तत्व आए, किस प्रकार से पी कक्षक के तत्व आए। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें। अब एस कक्षक और पी कक्षक के तत्व जो है कुछ इस प्रकार लाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अलग ही क्लास रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें समझाया जाएगा इसके बाद। तो थोड़ा सा पहले मैं हिंट्स दे देता हूँ कि किस प्रकार से एस कक्षक के तत्व बनाए, किस प्रकार से पी कक्षक के तत्व बताए। अगर बात करें हम थोड़ा सा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो 1s1 होता है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, एस में आ रहा है, इसलिए एस कक्षक के तत्व हो गया। बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो 11 को लिखा जाएगा तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। मतलब ये भी इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, एस कक्षक में आ रहा है, इसलिए एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहने का मतलब वर्ग पहला वर्ग दूसरा के जितने भी तत्व हैं सभी तत्व एस कक्षक, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में ही आएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने देखे, मोसले साहब ने क्या देखे कि जो पहला वर्ग का जो तत्व है उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या एक दूसरे से मैच कर रहा है, लेकिन किसके आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे। तो इसको एस कक्षा का तत्व हो गया। पी कक्षा के तत्व का बात करते हैं तो पी कक्षा का जो होगा बोरोन से लेकर के नियोन तक सभी पी कक्षा के तत्व आता है। जैसे आप बात करते हैं बोरोन का बात करते हैं तो बोरोन का मतलब हुआ कि पहला परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या 4, एक पांचवा परमाणु संख्या हो गया। तो बोरोन का जो परमाणु संख्या होता है 5, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s1, 1s2, 2s1, 2s2 सॉरी 2p1। मतलब इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पी कक्षक में, इसलिए पी कक्षक का इलेक्ट्रॉन हो गया। बात करते हैं थोड़ा सा फ्लोरीन का भी देख लेते हैं। फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है।
इसको लिखा जाए तो 1s2, 2s2 और 2p5 बाहरी इलेक्ट्रॉन इसके किसमें, पी कक्षक में, जो पी कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार किया जाता है। डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो स्कैंडियम लेते हैं। स्कैंडियम का जो परमाणु संख्या होता है 21 होता है। इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तो हो गया 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, बचा कितना, 3 बचा हुआ है तो 3s2, 4s2 और 3d1, मतलब इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है 3d1 और 4s2 भी लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, डी कक्षक में पाया जाता है। तो डी कक्षक में पाया जाएगा मतलब ये किसके हो गया, मतलब 21 से लेकर के, मतलब 21 से लेकर के, मतलब परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक। अगर बात करेगा वर्ग का तो 3 से लेकर के 12 तक, ये सभी की सभी किसमें आता है, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, मतलब डी धातु के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया बात। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर आप सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि किसी का परमाणु संख्या 10 है, 10 का मतलब परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ, नियोन। नियोन का परमाणु संख्या कितना है, 10। तो इसको लिखा जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो पहले एस कक्षक में आएगा, सबसे पहले ये कक्षक बनाएगा पहला कक्षक। तो पहला कक्षक में एस कितने के इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, तो एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है। पी कितना इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है। डी जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है। एफ जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है। मतलब कहने का मतलब एस मैक्सिमम का मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षक में 2 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। मिनिमम हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। और पी का मतलब ये हुआ कि इसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब न्यूनतम 1 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। डी का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक भी है तो भी डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं एफ का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14। उसमें से अगर मिनिमम का बात करें तो 1 से 13 तक भी हो सकता है। तो अगर बात करें नियोन का, तो नियोन का अगर देखा जाए तो परमाणु संख्या 10 है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ये 1s बनेगा, 1s मैक्सिमम किसके साथ रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद इधर से चलना है। उसके बाद 2s का बात करें तो इस तरह से चलना है, तो इसका क्या होगा 2s2, s मैक्सिमम कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। उसके बाद इधर से चलना है कितना 2p6, क्योंकि मैक्सिमम p के साथ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 6, तो 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो याद करने का चीज ये है इस आवर्त सारणी में सबसे पहले याद करना है कि एस कक्षक में 2 वर्ग आते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग एस कक्षक के अंतर्गत। उसके बाद पी कक्षक में 13 से 18 वर्ग जितना भी आता है सब पी कक्षक होता है। उसके बाद बात करें तो तीसरा से लेकर के 12 तक का वर्ग जो होता है वो डी कक्षक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एस पी डी और एफ के कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट हम अगले क्लास में थोड़ा देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर बात करते हैं कि पहला वर्ग का, तो पहला वर्ग का याद करने का तरीका है, आप लोग याद रखिएगा इसको। पहला वर्ग का ट्रिक है याद करने का कि पहला वर्ग है लीना का रब से फरार, मतलब है हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, लीना ना मतलब सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो पहला याद करने का पहला वर्ग को हेलिना का रब से फरार। दूसरा वर्ग का याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तीसरा वर्ग याद करने का तरीका है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। 14 वर्ग का याद करने का तरीका है काशी जी शंकर पार्वती, काशी जी शंकर पार्वती। 15 वर्ग का याद करने का तरीका है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिए। अब बात करते हैं 16 वर्ग का, उससे टीपो, उससे टीपो, ये 16 वर्ग का है। 17 वर्ग तो सबको पता है कि हेलोजन ग्रुप का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सबको याद रहता है। और 18 वर्ग का जो होता है उसका है ना अगर कर जीरो रंग, है ना अगर कर जीरो रंग। तो ये ट्रिक होता है किसी भी वर्ग को याद करने का। इससे सहूलियत ये होगा कि जब किसी भी चीज का तत्व देगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है या ए ब्लॉक का तत्व है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात ये आता है कि मोस्ले साहब का पीरियोडिक टेबल भी कुछ न कुछ डिमेरिट आया था। इसमें डिमेरिट ये आया था कि हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया था। पहला डिमेरिट तो ये था मोस्ले साहब के पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन को प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया। प्रॉपर स्थान का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो होता है 3 रूप में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन को यहाँ रखा गया एक ही रूप में रखा गया है। तो ये भी डिमेरिट था, कुछ डिमेरिट इनके पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन अभी तक इसमें सुधार चल ही रहा पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये था मोस्ले का पीरियोडिक टेबल जो आपको समझ में थोड़ा आ गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करते हैं थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एस ब्लॉक के जो तत्व होगा, एस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन आता है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड आता है, ठीक है। पी ब्लॉक का अगर तत्व का बात करें तो पी ब्लॉक का वर्ग 13 से 18 तक के वर्ग सब पी ब्लॉक में आता है। डी का बात करें तो डी ब्लॉक का जो आता है, डी ब्लॉक का जो आता है 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक कक्षा के आता है। एक का तो सबको पता है, एक का तो सबको पता रहता है, एक लेंथेनॉइड होता है, एक एक्टिनॉइड होता है, जो छठा और 7वां आवर्त में पाया जाता है। उसके बाद इसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो इस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है NS1 से लेकर के 2 तक। पी ब्लॉक का अगर बात करेंगे तो पी ब्लॉक का जो लिखा जाता है, पी ब्लॉक का NS1 से 2 और NP1 से 6 तक। डी ब्लॉक का जो लिखा जाता है, डी ब्लॉक का लिखने का तरीका है N-1 S2 और P, उसके बाद P जो P6D110, P6D1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। इस प्रकार होता है डी कक्षा के लिखने का तरीका। उसके बाद बात करते हैं कि ए ब्लॉक का यहाँ पे ये भी रहता है N0 से लेकर के 2 तक। ए ब्लॉक कक्षा के जो लिखा जाता होगा वो लिखने का तरीका है N-2 F1 से लेकर के 14 तक, और उसके बाद लिखा जाता है N-1 S2, उसके बाद लिखा जाता है P6 और D0 से 1 तक। ये इसका मतलब क्या समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम के अंदर पूछ भी दिया जाता है कि इस ब्लॉक तत्वों का जो समान फॉर्मूला क्या होता है, ये सब इसका समान फॉर्मूला होता है। अब इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है, पूरा ट्रिक बताऊंगा। तो आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।